हेलो एवरीवन। मेंस की तैयारी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं बाय रीडिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, लेकिन डिस्पाइट दैट जब आप मेंस लिख रहे होंगे यू विल कम अक्रॉस सर्टेन क्वेश्चंस जो आपने पढ़े नहीं हैं या जिनके बारे में आप पढ़ना भूल गए या जो आप पहली बार देख रहे हैं। उस केस में उन क्वेश्चंस को छोड़कर आना वोंट हेल्प, बिकॉज मेंस में एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं फ्रेमवर्क्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द फ्रेमवर्क्स वाया आंसर राइटिंग। और ये फ्रेमवर्क्स आपको हेल्प करते हैं इन कटिंग डाउन योर टाइम फॉर राइटिंग एन आंसर। फॉर इंस्टेंस, अगर आप पहले 12 मिनट या 10 मिनट ले रहे थे, यूजिंग फ्रेमवर्क्स आप हो सकता है 6-7 मिनट में भी उस आंसर को कर दें। और दूसरी बात है कि जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो हम फ्रेमवर्क्स पर तो काम कर ही रहे हैं, हम टाइम भी अपना कम कर रहे हैं एक आंसर लिखने का। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जो आपने आंसर लिखा हुआ है ना उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाता है, सो दैट कट्स योर टाइम फर्दर डाउन, हेल्पिंग यू टू कंप्लीट द पेपर। सो मेंस आंसर राइटिंग एक ऐसा फाउंडेशन है जिसे अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया और अगर आप 24 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, सो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। तो आपका मेंस क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड टेक इट फ्रॉम मी, बट वन थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर इज दैट यू आर राइटिंग आंसर्स। चाहे आप पिछले साल के PYQs लिख रहे हो, चाहे आप किसी का आंसर राइटिंग कोर्स के थ्रू लिख रहे हो, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ सिट एंड राइट दोज आंसर्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस वीडियो में मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए बैठते हैं तो 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी है। मेंस में आपको सिलेबस असेस करना बहुत ज़रूरी है। GS 1, 2, 3, 4 चारों पेपर्स का सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू नो दैट दीज पॉइंट्स हैव टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स। एंड देन द सेकेंड इज द PYQ एनालिसिस। नाउ दिस एनालिसिस इज हेल्पिंग यू, क्योंकि कुछ थीम्स ना हर साल रिपीट होती हैं। क्वेश्चंस नहीं रिपीट होंगे, थीम्स रिपीट होंगी, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, वुमेन के ऊपर क्वेश्चंस, ये साल दर साल रिपीट होते हैं। तो इससे ना आपको पता चल जाता है ओके दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज इंपॉर्टेंट। अब आप उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी प्रिपेयर कर लोगे, ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए फट से लिख दो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने लिख दिया, बॉडी तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन और उसमें क्या पूछा है मॉडिफाई कर ही लोगे। सो वंस यू हैव डन द सिलेबस असेसमेंट एंड PYQ एनालिसिस, देन यू सिट डाउन टू राइट, एंड देन यू राइट द PYQs और एनी अदर क्वेश्चंस विच यू हैव फाउंड, लेट्स से वाया एनी इंस्टीट्यूट और योर पेयर्स। आप किसी भी फॉर्म में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और हर रोज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि 3 से 4 आंसर्स लिखिए। And once you think that okay now you have developed the knack of answer writing, आपने अपनी आंसर राइटिंग काफ़ी इंप्रूव कर ली है, उसके बाद आप प्री के बाद मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी स्पीड और ज़्यादा डेवलप हो, आप 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में कर पाएँ। दिस कैन बी डन आफ्टर प्रीलिम्स, बट आंसर राइटिंग हैज़ टू बी नाउ। यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग नाउ, दैट इज़ द होल थिंग। और जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, हमेशा कोशिश कीजिए, जैसे मैंने कहा, फ्रेमवर्क्स में आंसर्स लिखने की, अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखने की। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जब हम आंसर्स लिखते हैं ना, हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, और इंट्रोडक्शन ना पहला पार्ट है। एग्जामिनर आपका आंसर देखेगा, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देखेगा, तो इट हैज़ टू बी द बेस्ट। और अगर आप टॉपर्स की वीडियोस देखते हो ना, तो आप उनकी आंसर राइटिंग उन्होंने कैसे करी, पेपर्स में कैसे आंसर्स लिखे, तो बहुत सारे टॉपर्स ना आजकल बात करते हैं कि उनके इंट्रोडक्शन ना प्री रिटन थे, उन्होंने बहुत सारे इंट्रोडक्शंस लिखे हुए थे, एंड देन दे जस्ट रोट द सिमिलर काइंड ऑफ इंट्रोडक्शंस इन द एग्जाम। सो यू हैव टू प्रिपेयर द इंट्रोडक्शंस। अब इंट्रोडक्शन 4 तरह के हो सकते हैं। डेफिनेशन, अब जैसे क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रायोस्फीयर इफेक्ट द ग्लोबल क्लाइमेट। अब इसमें आप क्रायोस्फीयर के बारे में लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है क्रायोस्फीयर, ऑब्वियस नहीं है, तो इसमें इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड हो सकता है। सो क्रायोस्फीयर इज द फ्रोजन पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इंक्लूड्स दिस दिस दिस, आपने लिख दिया।
या फिर फैक्ट डेटा बेस्ड हो सकता है। जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे क्वेश्चन आ गया, इसमें आप डेटा लिख दीजिए कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, बट डिस्पाइट दैट ओनली 2% ऑफ दैट इज प्रोसेस्ड। तो बहुत पीछे हैं हम। तो ये काफ़ी एम्पैथेटिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर, तो आप ये लिख दीजिए। तो अगर आपने फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है तो आपने उसका इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर किया हुआ है। तो ऐसे ही आप मल्टीपल क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शंस प्रिपेयर कर सकते हैं, स्पेशली PYQs के। देन करंट अफेयर्स बेस्ड, अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पे क्वेश्चन आ गया, आप कोई भी रिपोर्ट के बारे में लिख दीजिए जो रिसेंटली आई है। जैसे स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है सोगा की, उसमें इंडिया 8th वर्स्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन, या एनी सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स दैट रिलेट्स टू इट, राइट। देन बैकग्राउंड हिस्टोरिकल रेफरेंस, जिसमें इस क्वेश्चन में है रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यूरिंग गांधीयन फेज। अब इन्होंने तो स्पेसिफिकली गांधीयन फेस के बारे में लिखा है, बट आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि गांधीयन फेस में तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वुमेन ने, लेकिन उससे पहले ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे भी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बिकॉज शी सच अ बिग नेम एंड सच एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। रानी जतन कौर के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल रेफरेंस या बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस दैट यू कैन राइट। बट ऑब्वियसली ये आप तभी लिख पाओगे और एफिशिएंटली तभी लिख पाओगे जब आपने आंसर राइटिंग की है और इसको प्रैक्टिस किया है। So everything boils down to the fact that you have to make yourself sit down and write answers. हो सकता है इनिशियली आपके आंसर्स में बिल्कुल भी वेट ना हो, बट धीरे धीरे जैसे आप लिखते जाएंगे ना, इट विल ओनली गेट बेटर, ठीक है, एंड दैट इज आवर टारगेट। और इसी के लिए ना हम संकल्प लेकर आए हैं, दैट्स आवर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, हर रोज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे थीम बेस्ड। फॉर इंस्टेंस अगर हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चंस आपको एक दिन मिलेंगे, मॉडर्न के एक दिन मिलेंगे। यू राइट दोज आंसर्स, यू गेट देम इवैल्यूएटेड, विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद मॉडल आंसर्स, ठीक है। सो ये डेली आंसर राइटिंग है। उसके बाद एंड में आपको 4 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, GS 1, 2, 3, 4 के। एंड देयर इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, ठीक है। यू कैन आस्क योर डाउट्स and get them addressed by a mentor. So if you want evaluation, then this is for 9,350 rupees. If you don't want evaluation, आप सिर्फ मॉडल आंसर से खुश हैं, तो ये 5100 का है, right? So you can join this course. Now this course is going to start from 14th, ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। Anyways, coming back to the body. So we discussed 4 types of introductions. Now we will discuss body कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, बॉडी मैक्सिमम वेटेज है उसका एक क्वेश्चन में, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस आंसर के रिकॉर्डिंग वो बॉडी में है। तो बॉडी में ना आप मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल आंसर में ना आप मल्टीपल अप्रोचेज आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेस्टल अप्रोच। पेस्टल क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल आप अपने आंसर में रखोगे। जैसे आपसे वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो आप बोलोगे पॉलिटिकली कैसे हम उसे एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग हर पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट, इन द इलेक्शंस। इकोनॉमिकली कैसे कर सकते हैं, उनको एजुकेट करके, ठीक है, उनको अच्छी ग्लास सीलिंग को तोड़कर अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करवा कर, मेक श्योर दैट in any organization there is no discrimination based on the gender, ठीक है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन को जॉब से निकाल दिया जाता है, वो ना हो। तो इसी तरह से आप सोशली कैसे उन्हें एम्पावर करोगे, पढ़ाकर, उन्हें अपने राइट्स के बारे में अवेयर करवाकर। तो ये आप अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, या आप स्टेक होल्डर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कैसे आएंगे, एक वुमेन एम्पावरमेंट में क्या क्या स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, ठीक है, गवर्नमेंट, सेंट्रल, लोकल, स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो ऑल दीज कैन बी स्टेक होल्डर्स। ये कैसे हेल्प करेंगे एम्पावर करने में, आप वो लिख सकते हैं। या फिर ऑल्टरनेटिवली लाइफ साइकिल अप्रोच है कि आप एक चीज़ का लाइफ साइकिल ट्रेस कर दो। फॉर इंस्टेंस GM क्रॉप्स है, क्या वो इन्वायरमेंटली सेफ है, तो आप हर एक स्टेप पे देखोगे कि आप GM क्रॉप्स को जब बनाते हो तो क्या वो सेफ़ है, जब आप उन्हें टेस्ट करोगे क्या वो सेफ़ है, जब लोग उन्हें खाएंगे क्या वो सेफ़ है, ठीक है। टेम्पोरल अप्रोच क्या होता है, पहले क्या था अब क्या था, ये कंपैरिजन आप अपने आंसर में लिख दो, या फिर प्रो और कॉन्स लिख दो किसी भी चीज़ के, ठीक है।
सो बॉडी में मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए अब आइदर ऑफ दीज अप्रोचेस कैन बी यूज्ड, बट यू शुड यूज मोर एंड मोर ऑफ डेटा, रिपोर्ट्स और कमेटीज, जजमेंट्स, जैसे इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है MC मेहता केस लिख दीजिए, डायग्राम्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, इंडिया का मैप बनाइए, वर्ल्ड का मैप बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, जैसे गुड गवर्नेंस है उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, आपने ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल बना दिया। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, सब हेडिंग्स बनाइए, जैसे हम अगर पेस्टल अप्रोच करें तो पॉलिटिकल सब हेडिंग, इकोनॉमिक फिर उसके पॉइंट्स, ठीक है, सोशल फिर उसके पॉइंट्स, सब हेडिंग्स बनाइए, अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखिए। उसके बाद अपने आंसर्स को ना हमेशा, जैसे कोई भी आपसे चीज़ पूछी गई है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा गया, आपने बता दिया ऐसे ऐसे एम्पावर कर सकते हैं, बट उसमें कुछ इश्यूज और चैलेंजेस भी हैं, वो ज़रूर लिखिए अपने आंसर में, चाहे 2-3 पॉइंट्स ही लिखिए। वे फॉरवर्ड क्या होगा, कैसे हम उन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, ये भी लिखिए। तो आपके आंसर में क्या होगा, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने बॉडी में मेन पार्ट लिख दिया, जैसे पेस्टल से आपने उसका पूरा एनालिसिस कर दिया, देन राइट इश्यूज एंड चैलेंजेस कि ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कर पा रहे, देन राइट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एंड फाइनली द कंक्लूजन। ठीक है, वे फॉरवर्ड में मोस्टली इश्यूज और चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है वही आता है। कंक्लूजन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद ना आप फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हैं, जैसे 3Fs जेनेरिक पॉइंट्स हैं ये, कि मोस्टली क्या होता है, फंक्शंस और फंक्शनरीज के लैक से हम कोई भी पॉलिसी अचीव नहीं कर पाते, या कोई भी जिसे कहते हैं इनिशिएटिव कंप्लीशन तक नहीं पहुंचता। देन 3Ds इज डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। ये 3Ds का फ्रेमवर्क यूज होता है कि हम इंडिया को एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ये हमारे पॉजिटिव एरियाज है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है और डिमांड है, ताकि वेस्ट और आकर इन्वेस्ट करे। 3As इज एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अवेलेबल। ये एजुकेशन की फॉर्म में हो सकता है कि एजुकेशन को अगर हमें मासेस तक पहुंचाना है, हमें उसे एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। IEC होता है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, उनके साथ चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, तो ये फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। फिर एनालिसिस इंडिविजुअल के लेवल पे हो सकता है, रीजन नेशन के लेवल पे हो सकता है। देन दीज कैन बी फ्रेमवर्क्स कि आप कंटिन्यूटी वर्सेस चेंज के बारे में बात करें, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, पहले कुछ चीज़ें हैं वुमेन एम्पावरमेंट के केस में जो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होने दे रही, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, फॉर इंस्टेंस पेट्रियार्की, बट कुछ चीज़ें चेंज भी हो रही हैं, उस लेवल पे एनालिसिस कर सकते हो। स्टैंडर्डाइज्ड, अडैप्टिव अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड। अब ये चीज़ें ना बहुत स्पेसिफिक है, एक एक क्वेश्चन में हम अप्लाई करना सीखेंगे इन्हें, बट या दिस इज एट द ब्रॉडर लेवल यू कैन यूज दीज। देन वाई पॉलिसीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, है ना, या फिर पॉलिसी सक्सेसफुल क्यों नहीं होती, पेपर पे इतनी अच्छी होती है लेकिन प्रैक्टिस में इतनी अच्छी नहीं होती, कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं होती। तो उसके लिए ABCD फ्रेमवर्क है। ए है अवेयरनेस नहीं हो पाती उन पॉलिसीज़ के बारे में, लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते, बिहेवियरल चेंज नहीं आ पाता, इंफ्रा, कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रा, फिजिकल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा दोनों कम रह जाते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाती, एग्जीक्यूटिव्स नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, एंड लास्टली फंड्स नहीं है। सो दिस इज अ जेनेरिक फ्रेमवर्क पॉलिसीज ना इम्प्लीमेंट होने का। ठीक है, गुड गवर्नेंस का पूरा फ्रेमवर्क है, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबिलिटी, है ना, ये फ्रेमवर्क्स आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात होगी। तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको अपने आंसर्स में लेकर आने हैं। अब ये तो बहुत ही एक स्पेसिफिक चीज़ होगी ना कि आप इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर सकते हो, बट जब आप आंसर्स लिखने बैठोगे तब अगर आप इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करोगे और मल्टीपल बार यूज़ करोगे तभी आप एग्जाम में भी इनको यूज़ कर पाओगे, राइट। एंड फाइनली अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन ऑलवेज हैज़ टू बी पॉजिटिव, फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्टिमिस्टिक। तो वो क्या है, SDGs की बात करिए, DPSPs को इंक्लूड कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, देन यूज स्कीम्स लाइक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वासुदेव कुटुंबकम, ऐसी चीज़ें यूज़ करो अपने कंक्लूजन में, थोड़ा स्टैंड आउट करो। देन ये ना जो मोदी जी का लेक्सिकन है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, इसमें बहुत सारे ना आपको ऐसे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो एक ब्रॉडर आइडिया था, अगर आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं तो यू कैन टेक क्यूज फ्रॉम दीज थिंग्स, बट हैविंग सेड दैट इट इज़ नॉट ईजी। ये हो सकता है पहले दिन आप यूज़ ही ना कर पाएँ, लेकिन जब आप इसको कॉन्स्टेंटली पुश करेंगे ना तो 10वें दिन आप इसको पक्का यूज़ कर पाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्टली हमारा एक और प्रोग्राम है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब ये ना उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्री दिया था इस बार और उनका नहीं हुआ, तो आप पूरा कंटेंट
तो नहीं खरीदना चाहोगे, तो दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइन फॉर दोज। अब इसमें ना आपके पास रेफरेंस मटेरियल रहेगा एंड द फोकस इज ऑन टेस्टिंग। So we are giving you mains के टेस्ट, we are giving you prelims के टेस्ट, strategic mentorship, academic mentorship, ठीक है। So that आप पूरा कोर्स नहीं ले सकते इस टाइम पे, आप पूरे लेक्चर्स दोबारा से नहीं देख सकते, तो आपके पास रेफरेंस मटेरियल है और टेस्टिंग है। सो दिस इज एट 12,000। किसी भी कोर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड लास्टली ट्यूसडे को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जूम सेशन, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट सेशन is for people who are going to attend, who are going to start mains answer writing, who want to start mains answer writing and they haven't been able to. So वो हम आपके जितने भी डाउट्स हैं और जितने भी आपके कंसर्न्स हैं और जो भी आपको इश्यूज लग रहे हैं वो हम ट्यूसडे को जूम सेशन में डिस्कस करेंगे। बट यू हैव टू रजिस्टर फॉर दैट, इट विल नॉट बी ऑन यूट्यूब, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन वील कंडक्ट दैट, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी, वेक अप डिटरमाइंड एंड गो टू बेड सैटिस्फाइड। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको इस एग्ज़ाम को देना है और क्लियर करना है, तो सुबह उठिए उस सोच के साथ और काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए एंड देन गो टू द बेड सैटिस्फाइड, राइट। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।